नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अपने एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल 10+2 इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस का जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, और साथ ही साथ अपने कल एक लेसन भी कंप्लीट कर लिया था और साइंस के अंदर अपने फिजिक्स के बारे में नॉलेज ले रहे थे, है ना बच्चे। तो फिजिक्स में अपने पढ़ रहे थे। सबसे पहले फिजिक्स का पहला ही अपने चैप्टर स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेसन अपने फिजिक्स का किया था, ठीक है, मापन, मात्रक और विमाएं। और कल वाले टॉपिक में अपने विमाओं के बारे में स्टडी की थी, विमाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो आज बच्चे सबसे पहले अपने देखते हैं, आज सेकंड लेसन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड लेसन के अंदर अपने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे मोशन के बारे में। और दूसरे जो चैप्टर है अपना आज, उस चैप्टर का नाम है गति, मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एक परीक्षा के अंदर इसमें से प्रश्न आने की संभावना रहती है। अभी आरआरबी अपने एएलपी हुआ था, जेई हुआ था, तो जेई के अंदर तो काफ़ी डीपली से प्रश्न बनते हैं मोशन के अंदर, प्यारे बच्चों, है ना। तो अपने आज इसके अंदर मोशंस के बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, काफ़ी डिटेल से अपने अध्ययन करेंगे मोशंस के बारे में कि मोशन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं आज गति के बारे में। गति मोशन, फिजिक्स में अपने टॉपिक, आज नया टॉपिक उठा रहे हैं, मोशन, गति। देखिए, गति पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अपने को क्या समझने हैं वो देख लीजिए। देखो, सिंपल सी बात है, फिजिक्स के अंदर अपने पढ़ रहे हो, साइंस के अंदर कोई भी टॉपिक अपने पढ़ रहे हो, या अपने मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में एनालिसिस कर रहे हो, उस पर स्टडी कर रहे हो, तो सबसे मुख्य बात एक हमेशा ध्यान रखना कि इन टॉपिक्स को रटना नहीं है, इन सब्जेक्ट को रटा नहीं जाता, हमेशा समझा जाता है। आप समझिए चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों की गहराई को समझिए और चीज़ों को मनन कीजिए और इसको दैनिक जीवन से जोड़कर आप इसकी स्टडी कीजिए प्यारे बच्चों, तो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए चीज़ें, है ना। साथ ही साथ प्रैक्टिस में लेनी है, बिल्कुल, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसके बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के अंदर 2, 3, 4, 5 न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, तो इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी अपने साथ साथ टॉपिक के अकॉर्डिंग करते चलेंगे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। अब अपने समझते हैं मोशन के बारे में। देखिए, गति को समझने के लिए मुख्य रूप से अपने को ये समझना पड़ेगा कि पूरी अपने अर्थ के अंदर, अपनी पृथ्वी में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है प्यारे बच्चों, ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि पूरी पृथ्वी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सेगमेंट जो है, कोई वस्तु है, वो दो तरीके से ट्रैवलिंग करती है, दो तरीके से मूव करती है। कौन कौन से दो तरीके हो सकते हैं बच्चों? सबसे फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव ही ना करे, किसी एक रेस्ट कंडीशन के अंदर हो, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर हो। अगर कोई भी सेगमेंट रेस्ट कंडीशन में है, विरामावस्था के अंदर है, अगर वो एक ही जगह पर रुका हुआ है, तो अपने कह सकते हैं कि वो चल नहीं रहा। अगर चल नहीं रहा तो अपने यह भी कह सकते हैं कि वो मोशन की कंडीशन में नहीं है, अर्थात वो गतिमान नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कोई भी सेगमेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो प्यारे बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मूवमेंट कर सकता है, मूव कर सकता है। और जब वो वस्तु चलती है, मूव करती है, तो अपने उसको साइंस की भाषा में या साइंस की लैंग्वेज में अपने उसको कह देते हैं कि वो मोशन कंडीशन में है, अर्थात वो गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझे क्या कि गति करवाने के लिए अपने को, किसी भी वस्तु को चलाने के लिए दो प्रकार से बातों को समझ सकते हैं। अगर कोई वस्तु में, कोई ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, या अपने इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी वस्तु में या वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो। अगर किसी वस्तु की पोजीशन में, स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो अपने कह सकते हैं क्या कि वो गति की अवस्था में होगी? नेवर, नहीं, ठीक है। अगर वो गति की अवस्था में नहीं होगी तो उसका मतलब क्या है? वो किस अवस्था में होगी? रुकी हुई अवस्था में। और रुकी हुई अवस्था को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विरामावस्था, या अपने कह सकते हैं रेस्ट कंडीशन, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों समझे क्या कि कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है तो वो वस्तु अपने कह सकते हैं एज ए रेस्ट कंडीशन में है, नोट चेंज द पोजीशन इन ऑब्जेक्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी नॉर्मल सी डेफिनेशन कि विरामावस्था क्या होती है। अब पूरी की पूरी थ्योरी है, पूरा का पूरा जो मैटर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों। अब अपने ये तो समझ लिया कि विरामावस्था क्या है, वस्तु की रेस्ट कंडीशन क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल से अपने इसको कैरी कर सकते हैं, एग्जाम्पल से भी अपने इसको समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक मेज़ है और एक मेज़ के ऊपर कोई बुक रखी गई है या किताब रखी है। एक मेज़ के ऊपर कोई किताब रखी है प्यारे बच्चों और वो रुकी हुई है, तो अपने कह सकते हैं क्या कि मेज के सापेक्ष में किताब, मेज के सापेक्ष में किताब की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर किताब की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो किताब कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, रेस्ट कंडीशन में है। इतनी बात समझे क्या। चलो अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं मोशन के बारे में कि मोशन को किस प्रकार से अपने साइंस के अंदर डिफाइन करते हैं। गति, मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिख सकते हैं किसी वस्तु में, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन हो, अर्थात कोई वस्तु अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करती है उसे गतिमान अवस्था में माना जाता है या उसे गति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों मोशन की डेफिनेशन समझे क्या। सिंपल शब्दों में, अपने पूरी टफ लैंग्वेज में नहीं जाना, किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात कोई वस्तु अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रही है, ठीक है, उसकी पोजीशन के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो विरामावस्था में होगी। अगर उसकी चेंजिंग, उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए पॉइंट पर है और यहाँ से लेकर वो ऑब्जेक्ट मूव किया पॉइंट ऑफ बी पर, तो अपने कह सकते हैं क्या कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस कंडीशन के अंदर है, मोशन की कंडीशन के अंदर है, गतिमान अवस्था के अंदर है। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए इस ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए परिवर्तन करना पड़ा। किसमें करना पड़ा, अपनी स्थिति में। पहले स्थिति कहाँ थी, पॉइंट ए पर, अब स्थिति कहाँ है, पॉइंट बी पर। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ इसकी स्थिति में, और जैसे ही परिवर्तन हुआ तो अपने कह दिया कि वस्तु किस कंडीशन के अंदर है, मोशन की कंडीशन के अंदर है। तो प्यारे बच्चों छोटी सी डेफिनेशन थी, एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे दौड़ता हुआ व्यक्ति, उड़ते हुए पंछी, है ना, सड़क पर दौड़ती हुई कार, तो कोई भी उदाहरण से अपने इसको समझ सकते हैं इजीली। चलो मोशन के बारे में अपने समझ में आई बात, अब पढ़ते हैं। यहाँ मुख्य बात अपने कंप्लीट होती है कि मोशन कितने टाइप से पढ़ते हैं, गति कितने प्रकार की होती है। देखिए मुख्य रूप से कोई भी ऑब्जेक्ट, मुख्य रूप से कोई भी वस्तु है वो दो प्रकार की गति करती है। मुख्य रूप से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो दो प्रकार से गति करती है। कैसे, सबसे पहली गति होती है प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो गति होती है उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। सबसे पहली गति सरल रेखीय गति भी कहते हैं, या इसको कहते हैं स्थानांतरीय गति। ठीक है, नंबर 2 होती है प्यारे बच्चों वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन एंड लाइनर मोशन। लाइनर मोशन का मतलब देखिए नाम से अपने डेफिनेशन निकल के आ रही है कि सरल रेखीय गति का मतलब यहाँ हो गया कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक सीधी रेखा में गतिमान है, अगर वो सरल रेखा में गतिमान है, तो अपने कह सकते हैं कि वो वस्तु है प्यारे बच्चों, वो सरल रेखीय गति प्रदान कर रही है। इसी प्रकार वृत्तीय गति में थोड़ा पढ़ते हैं अपने डेफिनेशन से कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्किल मोशन कर रहा है, अगर वो वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता जा रहा है, अगर वृत्ताकार गति कर रहा है, तो उसे कहेंगे अपने वृत्तीय गति। ठीक है प्यारे बच्चों,
यहां तक समझे क्या बात को? ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया, इनके अकॉर्डिंग, इनके नाम के अकॉर्डिंग अपने डिफरेंस कर सकते हैं। चलो ये तो होगी बात सिंपल सी कि कितने प्रकार की होती है, एज ए नॉलेज के लिए अपने बताया गया आपको। हालांकि इसके बारे में अपने नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक, ठीक है, दृढ़ पिंड की गति, उसमें अपनी पूरी की पूरी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिजिक्स का एक चैप्टर आएगा दृढ़ पिंड की गति, उसमें पढ़ेंगे सारी की सारी बातें। यहाँ अपने देखते हैं दो भौतिक राशियों के बारे में समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ये, दूरी, जिसको डिस्टेंस से इंडिकेट करते हैं, दूरी। और नंबर 2 विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अक्सर स्टूडेंट्स को इनके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, कि प्यारे बच्चों दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। देखिए डिस्टेंस के बारे में समझते हैं। डिस्टेंस को समझने के लिए अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट ए है, आई से रिप्रेजेंट कर दो। इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु। और कोई व्यक्ति चलता चलता इस पॉइंट तक पहुंच गया, ये पॉइंट हो गया उसका फाइनल पॉइंट, अर्थात अंतिम अवस्था या अंतिम बिंदु। तो प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक अगर वो व्यक्ति चला, ठीक है, और चला, तो अपनी इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकती हैं, अपनी कैसे कह सकती हैं कि वो दूरी किस प्रकार से चला। तो कहा जा सकता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ठीक है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। किस प्रकार से, द लेंथ ऑफ पाथ, ट्रेवलिंग लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था से, इस प्रकार से अपने शो कर सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक तय किए गए पथ की लंबाई, दूरी कहलाती है। प्यारे बच्चों बात समझे क्या, ठीक है, किस प्रकार से कि तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। दूरी का अगर मात्रक देखिए, अपने यूनिट की बात कीजिए, तो पहले भी बता चुके, अपने यूनिट चैप्टर में पढ़ा था, दूरी को मीटर के अंदर इंडिकेट किया जाता है, मीटर में शो किया जाता है। किसमें इंडिकेट किया जाता है, मीटर में इंडिकेट किया जाता है। यहां तक ये बात समझ में आई क्या? अब बात करते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए अपने एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं, एक उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से अपने कोई पॉइंट है, पॉइंट आई, इनिशियल पॉइंट आई, और ये इसका फाइनल पॉइंट है, मतलब अंतिम बिंदु। यहां से लेकर अपने यहां तक चलना प्रारंभ किया, अपने ट्रेवलिंग किया, पॉइंट आई से पॉइंट एफ तक अपने कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग कर रहा है, और ट्रेवलिंग करते समय उसको दूरी तय करनी पड़ी प्यारे बच्चों 10 किलोमीटर। एज ए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं 10 किलोमीटर। यहां से उसने, एक व्यक्ति ने दूरी तय की यहां इस प्रकार से, इस पथ से उसने तय की 20 किलोमीटर, और इसी पॉइंट से किसी तीसरे व्यक्ति ने दूरी यहां से लेकर यहां फाइनल पॉइंट तक तय की, और उसने तय की प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर, उसने तय की 30 किलोमीटर। तो यहां से अपने बता सकते हैं क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्यारे बच्चों यहां से दूरी कितनी होगी और यहां से विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप तो कहेंगे सर दूरी के बारे में तो आपने डेफिनेशन में बता दिया, और विस्थापन के बारे में अभी तक कोई बात नहीं की गई है। लेकिन उदाहरण से समझेंगे कि विस्थापन क्या होगा। देखिए सबसे मुख्य बात, दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को यहां पर यह देखना होगा कि अपने रास्ता कौन सा तय कर रहे हैं, अर्थात रास्ता कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है पथ की लंबाई पर। अगर अपने ये वाले रास्ते से चल रही हैं तो अपनी दूरी प्यारे बच्चों कितनी होगी, 20 किलोमीटर। अगर इस रास्ते से तय कर रहे हैं 10 किलोमीटर, और इस रास्ते से तय कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों, 30 किलोमीटर। तो ये डिपेंड करता है अपने कि आप पथ की लंबाई जो है, आपके पाथ की जो लंबाई है वो कितने लिए जा रहे हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दूरी किस पर डिपेंड करेगी, यहाँ पर डिपेंड ऑन डिस्टेंस लॉन्ग ट्रेवलिंग पाथ ऑफ लेंथ, ठीक है प्यारे बच्चों, पथ की लंबाई पर वस्तु की ट्रेवलिंग डिपेंड करती है, और वही ट्रेवलिंग किसको इंडिकेट करती है प्यारे बच्चों, दूरी को इंडिकेट करती है। यहां देखिए विस्थापन के बारे में, देखिए दूरी और विस्थापन के अंदर बस अंतर इतना ही है कि जो विस्थापन होता है प्यारे बच्चों वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है,
शॉर्ट डिस्टेंस, एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर बताया जा रहा हूं, हालांकि डेफिनेशन पूरी पढ़ेंगे साइंस की भाषा में। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब होता है छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। तो प्यारे बच्चों, इस डायग्राम के अंदर आप ये बताइए कि सर्वाधिक न्यूनतम दूरी कहां तय की जा रही है। सर्वाधिक न्यूनतम दूरी कहां तय की जा रही है? क्या ये रास्ता न्यूनतम दूरी को रिप्रेजेंट करता है? ये शॉर्ट पाथ है क्या? और ये भी शॉर्ट पाथ है क्या? नहीं। शॉर्ट पाथ क्या हो गया? ये वाला कितने किलोमीटर का? 10 किलोमीटर का। तो कह सकते हैं कि जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे बच्चों, वो कितने किलोमीटर तय किया जाएगा? 10 किलोमीटर। ये अंतर है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है कि दूरी तो अपने 20 किलोमीटर भी ले सकते थे, 10 भी और 30 भी, डिपेंड ऑन लेंथ पाथ, ठीक है। पथ की लंबाई पर यह निर्भर करता है कि कौन सा पथ आप चूज कर रहे हो। अगर इस पथ से जा रहे हो तो डिस्टेंस आपकी 20 किलोमीटर फाइंड होगी, अगर आप इस पथ से दूरी तय कर रहे हो तो 10 किलोमीटर। लेकिन तीनों ही रास्तों में अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, तो प्यारे बच्चों विस्थापन जो होगा वो न्यूनतम डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, शॉर्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा या मिनिमम डिस्टेंस को इंडिकेट करेगा, अर्थात 10 किलोमीटर की विस्थापन तय होगी। यहां तक बात समझ में आई क्या? अब विस्थापन को फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। विस्थापन को भौतिक विज्ञान की भाषा में किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं वो देखिए। जैसे अभी मैंने बताया कि इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक चले और एक आप इस पॉइंट से इस प्रकार से चले, ठीक है प्यारे बच्चों। यहां से लेकर यहां तक आपने दूरी तय की और यहां से लेकर यहां तक भी दूरी तय की, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो दोनों ही चित्र के अंदर देखिए, दोनों ही डायग्राम के अंदर अपने को डिस्प्लेसमेंट, कौन सा डायग्राम इंडिकेट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट अपने इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट नंबर का डायग्राम, जो ये वाला, और ये सेकंड डायग्राम। सेकंड डायग्राम के अंदर तय की गई दूरी है और दूरी देखिए किस प्रकार से है, सीधी है क्या? नहीं है। तो सीधी जो दूरी होगी, न्यूनतम जो दूरी होगी, वही विस्थापन कहलाएगी। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक तय की गई, वस्तु के द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी, सिंपल भाषा के अंदर न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या आपको कंप्लीटली? ठीक है, तो ये तो हो गया विस्थापन। देखिए अब विस्थापन के अंदर अपने और बात पढ़ लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों। मीटर से इंडिकेट करते हैं विस्थापन को, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर ही होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ तो दूरी ना, बात वो अलग है कि ये सीधी दूरी है या न्यूनतम दूरी है, लेकिन है तो दूरी, ठीक है। दूरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मापी तो मीटर में जाती है, तो इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अब थोड़े थोड़े फैक्ट है दोनों के बारे में, डिफरेंस और फैक्ट पढ़ लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, मुख्य रूप से अंतर क्या है वो देख लीजिए। यहां पर लिख सकते हैं इस प्रकार से दूरी, और यहां पर देख सकते हैं विस्थापन। पहला डिफरेंस देखिए प्यारे बच्चों कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है अपने पास, डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। पहली बात तो नेगेटिव नहीं होती, दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है प्यारे बच्चों। नंबर 2 बात, विस्थापन के लिए, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है और विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। यह कह सकते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य हो सकता है, किंतु दूरी ऋणात्मक नहीं होती। तय की गई दूरी को कभी भी आप वापस नहीं तय कर सकते, ऋणात्मक नहीं ले सकते, केवल धनात्मक से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सेकंड जो फैक्ट है वो देख लीजिए यहां। सेकंड जो फैक्ट है, सबसे मुख्य फैक्ट है कि जो विस्थापन होता है स्टूडेंट्स, जो विस्थापन होता है वो इज लेस देन इक्वल डिस्टेंस। इस पूरे की पूरी टर्म को समझिए कि जो विस्थापन है वो लेस देन इक्वल डिस्टेंस, अर्थात विस्थापन दूरी से हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, कभी भी बड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि विस्थापन की डेफिनेशन अभी अपने क्लियर की थी
क्योंकि यह एक न्यूनतम दूरी है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम दूरी है, ठीक है, मिनिमम दूरी है, इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो दूरी से कम ही होगी ना, दूरी से ज्यादा तो नहीं होगी। तो कह सकते हैं दूरी के इक्वल हो सकती है या दूरी से कम हो सकती है, दूरी के बड़ी नहीं हो सकती। अब देख लीजिए इसको किस प्रकार से और व्यक्त कर सकते हैं कि अगर विस्थापन में इस दूरी का यहां डिवाइड कर दूं, इस दूरी को यहां ले आऊं, दूरी का डिवाइड कर दूं, तो प्यारे बच्चों यहां क्या बच गया, एक। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आया जो अक्सर महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में परीक्षा में पूछा जाता है कि विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है प्यारे बच्चों, वो सदैव एक से कम रहता है या एक रहता है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं रहता। इकाई से कभी ज्यादा नहीं होता, इकाई यूनिट से कभी भी ज्यादा नहीं होता, या तो इससे कम रहेगा, किनका रेशो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, और या छोटा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलो अपने आगे इसको और डिफाइन करते हैं, एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं दोनों के मध्य अंतर, बिटवीन डिफरेंस इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों के मध्य अंतर समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। देखिए मान लीजिए यहां से लेकर आप इनिशियल पॉइंट से आप यहां तक गए और यहां से वापस मुड़ गए, यहां तक पहुंच गए, यहां से लेकर यहां तक आपने दूरी तय की प्यारे बच्चों 20 किलोमीटर, और जब पुनः वापस लौटे, रिवर्स के अंदर आए, विपरीत दिशा में आए प्यारे बच्चों, तो विपरीत दिशा में आपने दूरी तय की दोस्तों 10 किलोमीटर। तो यहां आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ए प्रारंभिक बिंदु, और ये हो गया आपका अंतिम बिंदु, फाइनल पॉइंट। तो आप यहां बताना है आपको कि दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक नॉर्मली क्वेश्चन है, ठीक है। इस एग्जांपल के सारे आप दोनों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों, तो दूरी क्या होगी, यहां से लेकर आप चले और चलकर पुनः मुड़ गए, तो दूरी का मतलब आपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पथ की लंबाई कितनी तय की, पहले तो 20 किलोमीटर की, यहां से मुड़कर वापस रिवर्स के अंदर कितने किलोमीटर आई, 10 किलोमीटर आई, टोटल कितने आई, 30 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों, 30 किलोमीटर। अब अपने को फाइंड आउट करना है क्या, विस्थापन, और विस्थापन क्या होता है हमेशा, सीधी दूरी या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी। तो प्यारे बच्चों 20 तो यहां तक चल गए थे और 10 यहां तक चल गए, तो छोटी दूरी दोनों में कौन सी बची, यहां से लेकर यहां तक, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचना है, तो मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं विस्थापन के लिए, छोटे से छोटा रास्ता कौन सा अपनाऊंगा, यहां से लेकर यहां तक चल दूंगा सीधा, या यहां से यहां तक घूमकर आऊंगा। अगर यहां से घूमकर आऊंगा तो वो दूरी हो जाएगी, ठीक है, कि पूरी आपने पाथ ट्रेवलिंग की, पूरी पथ की लंबाई आपने तय की, लेकिन पूरी पथ की लंबाई न तय करके अपने शॉर्टकट का रास्ता अपनाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहां से लेकर डायरेक्टली आप कहां तक पहुंच जाओगे, फाइनल पॉइंट तक। तो 20 तो ये थी, 10 यहां तक चल गई, तो पीछे रिमेनिंग कितनी बच गई प्यारे बच्चों, 10 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहाँ, 10 किलोमीटर। समझ में आई क्या बात, क्लियर हुआ क्या यहां तक, ठीक है। तो ये तो था एक बेसिक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल। चलो अपने नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं। अभी यहां तक उदाहरण समझ में आया आपको अच्छे से, एक उदाहरण और लेते हैं जो अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। चलो ये तो हो गया एक लाइनर मोशन के अंदर, एक सर्किल लेते हैं प्यारे बच्चों, एक वृत्त के अंदर पढ़ते हैं इसी चीज को। सेंटर पॉइंट से, सर्किल के सेंटर पॉइंट से सर्कमफ्रेंस तक बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या, आर, कैपिटल आर ले लीजिए ऐसे, ठीक है। यहां से आपने चलना प्रारंभ किया, प्रारंभिक बिंदु ए से यहां से चलना प्रारंभ किया, मैं थोड़ा इसको शेडेड कर देता हूं, यहां से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 आप यहां से लेकर यहां तक आधे सर्किल तक पहुंच गए, इस बी पॉइंट तक। आपको बी पॉइंट तक ही जाना था, फाइनल पॉइंट आपका ये था। अब यहां से लेकर जब यहां तक चले तो आपसे पूछा गया प्यारे बच्चों कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर आप यहां से लेकर यहां तक चले तो दूरी कितनी हो गई, और आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया, दूरी कितनी हो गई और आपके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना हो गया। तो आप क्या बताएंगे कि दूरी कितनी होगी, दूरी का मतलब तय किया गया पथ की लंबाई, पूरा पथ कितने का होता है सर्किल का,
पूरा जो पथ होता है सर्किल का, अर्थात उसकी परिधि जो होती है, सर्कमफ्रेंस होती है, वो कितनी होती है प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर 2πr। और पथ तय कितना किया है? सर्किल का आधा, तो 2πr का कितना हो जाएगा? आधा। 2 से 2 कैंसिल, दूरी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? पाइया। डिस्टेंस कितनी आ गई अपने पास? पाइया। अब अपने को फाइंड आउट करना है क्या? डिस्प्लेसमेंट, अर्थात विस्थापन। तो विस्थापन किस प्रकार से निकालेंगे? तो विस्थापन क्या होती है? आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अर्थात न्यूनतम दूरी। तो यहां से लेकर यहां तक चलेंगे, क्या न्यूनतम दूरी होगी क्या आपकी? आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाना है, तो आप कौन सा रास्ता चूज करोगे? शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता कौन सा चूज करोगे? आप कहेंगे सर डायरेक्टली हम यहां से लेकर यहां तक चले जाएंगे बस। और इसी को क्या कहेंगे? आपका विस्थापन। तो यहां से लेकर यहां तक चले विस्थापन होगा। तो मेरे को बताओ, इसके सेंटर पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होगी वो त्रिज्या कहलाएगी, और यहां तक की दूरी भी क्या होगी? इसकी त्रिज्या। तो आर और आर टोटल कितनी होगी प्यारे बच्चों? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? 2r। तो मेरी बात समझे क्या? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या उस बात को समझे आप गहराई से? ठीक है, क्या समझे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है? ठीक है, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, दोनों को अपने उदाहरणों के साथ समझा अच्छे से। तो दूरी और विस्थापनों के मध्य ये संबंध होता है और ये ही अंतर होता है इन दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? कंप्लीट है क्या? ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में अपने पढ़ने जा रहे हैं चाल के बारे में। स्पीड क्या होती है? ठीक है, चाल के बारे में पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। देखिए, अब इसके अंदर चाल आ गई अपने पास। स्पीड, वेग, त्वरण। ठीक है, कुछ ये भौतिक राशियां अपने पास बची हैं इसके अंदर, मोशन के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही अपने करेंगे, क्योंकि लेसन स्टार्ट किया है। और कभी भी अपने कोई लेसन स्टार्ट करते हैं तो लेसन का जो फर्स्ट डे होता है उसको थोड़ा कम ही लेकर चलते हैं। ठीक है, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगें, और फिर आप धीरे धीरे चैप्टर के अंदर ग्रोथ करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, इसको लाइक करें प्यारे बच्चों, ताकि आपका सपोर्ट मेरी ओर हो। ठीक है, आप सपोर्ट करें इसको, और पूरा का पूरा सिलेबस आप साइंस का यहाँ से करें। कम्प्लीटली है क्या? ठीक है, बस बात मुख्य यहीं तक है कि आप स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें प्यारे बच्चों। किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट कर देते हो तो उसको प्रयास करो कि उसको ख़त्म करो, अधूरा मत छोड़ो। ठीक है, अगर आपने साइंस का लेक्चर स्टार्ट कर दिया है या अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रखा है, अगर आपने यह आपने एम बना लिया कि अपने साइंस के कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो अपने उसको कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन को बाहर नहीं जाने देना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटली आप कंसिडरेट के साथ में पढ़ते रहें। कंप्लीट है क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम डेस्टिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, है ना। शेयर भी करें, लाइक भी करें अगर वीडियो आपको पसंद आया हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।